इंडिया में एक कहावत है, चाय की प्याली और होठों के बीच का फासला बहुत लंबा होता है। जिसका मतलब ये है कि काम पूरा होना और कोई काम पूरा होते होते रह जाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ है अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा और उनके ANT IPO के साथ। ये IPO जिसका साइज था $35 बिलियन, जो इंडिया के GDP से भी बड़ा होने वाला था, उसका अचानक ट्यूसडे शाम को यानी 3 नवंबर को सस्पेंड किया गया और शंघाई और हांगकांग के एक्सचेंज से निकाल दिया गया। क्यों ऐसा हुआ, जिसका पूरा रीज़न और पूरा एनालिसिस, सही रीज़न मैं आपको बताऊंगा। पूरी डिटेल जानने के लिए मेरा चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से। तो लीजिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं एंट IPO सस्पेंड क्यों हुआ। दोस्तों, चाइना के बारे में आप सब लोगों को ये पता है कि वो एक ऑथोरिटेरियन स्टेट है, यानी वहाँ पे सरकार जो बोलेगी जनता को वही करना पड़ेगा। कोई डिबेट या डिसेंट की जगह नहीं है। अगर आपने सरकार के विरोध में कुछ भी बोला तो उसका देशद्रोह कहा जाता है। अब सिस्टम कितना ऑप्रेसिव है और इसकी वजह से लोगों को, कॉमन इंसान को कितना प्रॉब्लम होता है, ये तो आप सबको भली भांति मालूम है। इसका इम्पैक्ट कोरोना के टाइम भी दिखा गया है। कोरोना वायरस के विसल ब्लोअर को जेल में डाल दिया गया और चाइना से कोई पक्की खबर नहीं आ रही थी। वुहान की इन्फेक्शन के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन आ रही थी, न सही आंकड़ा आ रहा था। ऐसा लगा जैसे चाइना ने वायरस बना के दुनिया पे छोड़ दिया और खुद चुपचाप अपना नॉर्मल काम करता गया। लेकिन ये ऑपरेसिव सिस्टम सिर्फ कॉमन लोगों के लिए नहीं, मगर वहाँ के अंबानी यानी जैक मा के लिए भी भारी पड़ा। जैक मा ने 2 हफ्ते पहले एक इकोनॉमिक कन्वेंशन में हिस्सा लिया था और उसमें चाइना के इकोनॉमिक एंड बैंकिंग सिचुएशन के कुछ ऐसी बात कही जो चाइना की सरकार को पसंद नहीं आया। क्या थी वो बात जो जैक मा ने कही और उससे चाइना की सरकार भड़क गई। जैक मा ने ये कहा था कि सिस्टेमिक रिस्क चाइना का इकोनॉमी और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का मेन प्रॉब्लम है, बल्कि चाइना में कोई फाइनेंशियल इकोसिस्टम है ही नहीं। उन्होंने चाइना के बैंक को पॉन शॉप यानी हमारे यहाँ पे जो कबाड़ की दुकान है उसके साथ कंपेयर किया। उनको कहना था कि बैंक $बिलियन का लोन ऐसे ही दे देती है बड़े कंपनियों का नाम देख के, और वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा, ये सोच के बैंक की डरती है। लोन लेने वाला क्लाइंट है। उनका कहना था कि चाइना के बैंक्स से छोटे इंडस्ट्रीज को लोन बिल्कुल नहीं दिया जाता, सिर्फ बड़े और वापस न आने वाले लोन्स की प्रोसेस किए जाते हैं। अब सरकार के बैंक को कबाड़ का दुकान अगर कोई चाइना में कह दे तो फिर चाहे वो चाइना का अंबानी क्यों न हो, उसको सज़ा मिलना ही था। वही हुआ। चाइना के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने जैक मा को अगले ही दिन बुलाया और उनको खरी खोटी सुनाया। उसके बाद जब ANT ग्रुप का IPO ने रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन रजिस्टर किया, तब शंघाई और हांगकांग के एक्सचेंज ने ये डिसीजन लिया कि लिस्टिंग के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक कंपनी को फॉलो करने चाहिए वो फिलहाल ANT ग्रुप नहीं कर पा रही, और इसलिए उन्होंने ANT IPO का लिस्टिंग बंद कर दिया। ये शेयर 5 नवंबर को लिस्ट होने वाले थे और ऐसे इन्वेस्टरों को बहुत उम्मीद थी। इस डिसीजन के अलीबाबा ग्रुप को ANT ग्रुप के पेरेंट्स ग्रुप्स है उसके शेयर्स भी नीचे आ गए, जो कि US में लिस्टेड है। ANT ग्रुप क्या है, जैक मा ने ऐसा क्यों कहा? ANT ग्रुप अलीबाबा ग्रुप का एक सब्सिडरी है, दुनिया का हाईएस्ट वैल्यूड फिनटेक कंपनी है और ये एक
यूनिकॉर्न कंपनी कही जाती है, यानी अपने डोमेन में जो कंपनी इनोवेशन के लीड करती है। अब समझना ये है कि एएनटी ग्रुप ये एग्जैक्टली क्या है। एएनटी ग्रुप में चाइना में यूपीआई पेमेंट का डिजिटल इनिशिएटिव लिया और ये चाइना का नंबर 1 पेमेंट कंपनी है जो एएलआई पे के नाम से जाना जाता है। इसके साथ 1 बिलियन यूजर्स और 80 मिलियन मर्चेंट्स है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए एएनटी आईपीओ के सब पे उसकी नज़र थी। जैक मा जो कहना चाह रहे थे वो ये है कि चाइना में स्मॉल इन्वेस्टर एंड स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस का कोई बैंक लोन नहीं मिलता है तो आसानी से नहीं मिलता। इसलिए माइक्रो फाइनेंस फर्म्स ने चाइना में अपना बिजनेस बढ़ाया। अलीपे भी माइक्रो लेंडिंग में फोकस करती है और अब तक ये सिर्फ एक फैसिलिटेटर्स यानी मिडल मैन के तरीके से काम करता है, जिसका मतलब है कि वो बैंक्स एंड बिजनेस को मिलाने का काम करता है। इसीलिए उसको सिर्फ 2% के आसपास का प्रोविज़न रखना पड़ता था, यानी कोई भी लोन अगर आप फैसिलिटेट करते हो तो एक अमाउंट ऑफ मनी आपको प्रोविजनल रखना पड़ता है, ताकि अगर लोन रिकवर ना हो पाए तो वो अमाउंट से काम चलाया जा सके। लेकिन अलीपे अब तक इस रूल से बाहर था, क्योंकि वो सिर्फ एक इनटेक कंपनी ही था। जैक मा ने जब कह दिया कि चाइना के बैंक्स कबाड़ की दुकान है, तो फिर चाइना के सरकार ने ये कहा कि जिस बैंक के साथ क्लाइंट को मिलकर और जिस बैंक के पेमेंट को यूपीआई के जरिए प्रोसेस करके जैक मा ने अपना पूरा बिजनेस खड़ा किया है, उसी को गाली देना सही नहीं है। और इसलिए चाइना के बैंकिंग रेगुलेटर एंड इकोनॉमिक रेगुलेटर्स ने ये फैसला लिया है कि अलीपे जैसे फर्म्स को भी प्रोविज़न के तौर पे बैंक्स के लिए जैसे 30% कैश रखना पड़ेगा। अगर आईपीओ लिस्टेड हो जाता तो फिर भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होता, क्योंकि आईपीओ ने रिकॉर्ड $34 बिलियन कमा लिया था ऑलरेडी। यहाँ पर सरकार खेल गई और जैक मा को झटका लग गया जब एक्सचेंज ने यह कहा कि लिस्टिंग के लिए क्राइटेरिया यानी 30% प्रोविजनल मनी अलग से रखना पड़ेगा, लोन अगर वो मीट नहीं कर पाई तो। यही वजह है कि वो आईपीओ को सस्पेंड कर रही है। तो दोस्तों, इससे क्या सीख हमें मिलती है? सीधी बात है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना सही नहीं होता। जैक मा का शायद टारगेट ये होगा कि एएनटी ग्रुप के आईपीओ से आने वाले पैसे से वो अपना फाइनेंशियल लेंडिंग का बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहता था। ये चाइना में प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में कुछ नया करना चाहते थे। ये आइडिया बिल्कुल ही बुरा नहीं है और ये शायद चाइना में स्मॉल बिजनेस एंड मीडियम बिजनेस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता, मगर जैक मा ने ये भूल आगे की और वहाँ की सरकार को भी डिसेंट को सही तरीके से नहीं लेती और इसलिए अभी ये पूरा प्रोसेस अटक गया। इस एंगल से देखें तो इंडिया में हम लोग रोज सरकार को हजारों बुरी बातें कहते हैं और बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए डेमोक्रेसी में। आपकी और मेरे डेली लाइफ में जो जो परेशानी है, अगर वो सरकार तक ना पहुँचे तो फिर कैसे उनका सॉल्यूशन होगा? ये इंसिडेंट हमको डेमोक्रेटिक प्रोसीजर का इम्पोर्टेंस सिखाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का इंडिपेंडेंस कितना महत्वपूर्ण है वो भी दिखाता है। मतलब सरकार को हाथों में अगर सारे इंस्टीट्यूशन का पावर है तो वो कभी भी उनका अपनी जनता के खिलाफ यूज़ कर सकती है। इसको ऑटोक्रेसी या फिर ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट बोलते हैं। ऐसा न हो कि ये एंश्योर करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ऑटोनोमस होना बहुत ज़रूरी है, जिसका हमारा आरबीआई है। जैसे हमारा आरबीआई है, ये फिर यूएस फेडरल रिजर्व है। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स हमको ये समझाते हैं कि कैसे इंडियन डेमोक्रेसी में कुछ परेशानियों के बाद भी ये वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल सिस्टम है पूरी दुनिया में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़
बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप सबसे पहले देख सके। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए वीडियो में।